फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था, इसमें हम सबसे पहले ओवरव्यू देंगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कोलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या थी वो पढ़ेंगे। एंड देन कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कुछ कथाओं का प्रयोग करते हैं, उसमें हम एक कथा को इंक्लूड करेंगे। इस कथा के आधार पर वे 2 क्वेश्चन का निर्माण करते हैं और उसी के आधार पर बच्चे में कितना नैतिक विकास हुआ ये देखते हैं। 2 क्वेश्चन वे क्या है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क। इसमें फिर नैतिक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। हमारे पास 3 अवस्थाएं हम पढ़ेंगे, जिसमें 2 अवस्थाएं और इंक्लूड होंगी, यानी कि कुल मिला के 6 चरण होंगे। फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था, सबसे पहले हम बताएंगे कि कोलबर्ग कौन थे और उनके नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था, यानी कि हम इंट्रोडक्शन देंगे। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के नैतिक विकास के मूल्यों के सिद्धांतों से प्रेरित था, यानी कि जो पियाजे ने नैतिक मूल्यों के सिद्धांत दिए थे, कोलबर्ग उन्हीं के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित थे और फिर बाद में इन्होंने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा नैतिक मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इनके इन सिद्धांतों का शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु या विचार नैतिक है अनैतिक है, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कोलबर्ग के सिद्धांत को कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोलबर्ग के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या थी। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। कोलबर्ग का मानना था कि जो छात्रों में नैतिकता का विकास है वो जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज द्वारा नैतिक विकास का निर्माण किया जाता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का ही अंग होती है। वे अपने सिद्धांत द्वारा 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल मानते हैं, जो कि हर जगह जिनको हमें हर जगह सत्य है, यानी कि सच है। जो कोलबर्ग के अनुसार बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसकी नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जो भी बच्चा प्रतिक्रियाएं देता है हम उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम उसकी नैतिकता का अनुमान नहीं लगाते। इसके लिए तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, यानी कि उसने जो तर्क दिया और जो हम जो है कुछ सिद्धांतों का यूज करते हैं उसके नैतिक मूल्यों के विकास को जानने के लिए, यानी कि केवल प्रतिक्रियाएं जो बच्चा प्रतिक्रिया देखता है उसके आधार पर ही हमें नैतिक मूल्यों का बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है इस बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं। कोलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का प्रयोग करते थे, यानी कि वे कुछ कथाओं का निर्माण करते थे और उन कथाओं को जो है बच्चों के सामने सुनाते थे और कुछ प्रश्नों का निर्माण करते थे। उन प्रश्नों का उत्तर बच्चा जिस हिसाब से देता था उसी हिसाब से कोलबर्ग ये पता करते थे कि किसी बच्चे में नैतिक विकास के सिद्धांतों का कितना निर्माण हुआ है। जैसे कि एक कथा है, इसमें उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यूरोप की एक महिला है जो कि बीमार थी, जो मौत और ज़िंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति हिंस थे और उसके लिए एक दवाई की ज़रूरत थी, जो कि वो दवाई रेडियम थी, यानी कि उस दवाई का नाम रेडियम था जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। उस रेडियम की जो खोज है किसी फार्मासिस्ट ने की थी और उसका मूल्य जो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो हिंस था वो उसका इतना मूल्य नहीं चुका सकता था। उसने ये भी कहा कि मैं कुछ पैसे अभी दे देता हूँ उस फार्मासिस्ट को और बाद में जो है कुछ पैसे वो बाद में दे देगा, लेकिन उसने मना कर दिया और फिर हिंस को गुस्सा आ जाता है और वो उस जो दवाई है उसको दुकान को चुरा लेता है। तो कोलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया। जो पहला था नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा, फिर है नैतिक तर्क, यानी कि मोरल रीजनिंग। नैतिक दुविधा में क्या होता है, सही कोई भी इंसान है वो सही और गलत के मध्य निर्णय नहीं ले पाता, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार कि सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में इंसान जो है दुविधा का सामना करता है। तो जैसे कि एक पर्सन है, अगर हिंस चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर देगी। यानी कि जो है बच्चों से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और बच्चा जो है कन्फ्यूजन में हो जाता है कि उसे हिंस को क्या करना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे से पूछें स्टोरी सुना करके कि हिंस को क्या करना चाहिए, अगर
वो हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी कर ली तो उससे जो है पुलिस पकड़ कर जेल में बंद कर देगी। तो ऐसी सिचुएशन में हिंज को करना क्या चाहिए। फिर आता है नैतिक तर्क है। दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना ही क्या होता है, नैतिक तर्क है। यहाँ था सही और गलत के मध्य निर्णय लेना, नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्क में क्या आता है, कोई दो विचार होते हैं जिनके मध्य सही और गलत का चयन करना होता है। जैसे कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या निर्णय लिया था, चोरी करने का फैसला लिया। उसके आगे दो विचार थे, चाहे तो वो चोरी करे या फिर उस चोरी ना करके दवाई के बगैर उसकी पत्नी मर जाए, लेकिन उसने फैसला लिया कि वह चोरी करेगा जिससे उसकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। तो नैतिक विकास की फिर आते हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं। नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं हैं, जिनमें 2 अवस्थाएं और इंक्लूड हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 6 चरण बनते हैं। पहली है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, यानी कि प्रे कन्वेंशियल। फिर आता है रूढ़िगत नैतिक अवस्था, यानी कि कन्वेंशियल स्टेज, एंड देन उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज होते हैं। देखो इसमें हिंदी में नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो हम जो पॉइंट है ना वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे कि प्रे कन्वेंशियल स्टेज एंड देन पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज। प्रे कन्वेंशियल स्टेज क्या होती है, यह जो अवस्था वो 4 से 10 वर्ष तक चलते हैं, यानी कि बच्चे की 4 से 10 वर्ष, बच्चा जब 4 से 10 साल का होता है तो उस समय तक यह अवस्था चलती है प्रे कन्वेंशियल स्टेज से। छात्रों का नैतिक विकास इस उम्र में जो है न के बराबर होता है, यानी कि कोई नैतिक विकास नहीं होता उनमें, 4 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, अर्थात सही और गलत के मध्य वो निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा में करते हैं, लेकिन कोई भी काम है, कोई भी बात है जो सही है या गलत है, उसका चयन जो है अगर उससे कुछ दंड पाने का भय होता है या फिर उसे पुरस्कार पाने की इच्छा होती है, इसलिए वो उस हिसाब से सही और गलत का चयन करते हैं, यानी कि खुद उसमें कोई भी नैतिक विकास नहीं होता जिससे वो अपनी समझ के अनुसार जो है सही और गलत का फैसला ले सके। उसके ऊपर कुछ प्रेशर होते हैं, चाहे वो दंड पाने का भय हो या फिर पुरस्कार पाने की लालसा हो। कोलबर्ग ने इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। मैंने कहा कि हमारे पास 3 अवस्थाएं और 3 अवस्थाएं में 2 अवस्थाएं इंक्लूड हैं, जैसे कि प्रे कन्वेंशियल स्टेज में 2 अवस्थाएं और इंक्लूड हैं। वो कैसी 2 भाग कह सकते हैं हम। एक तो है इसमें दंड और आज्ञा का पालन करना, फिर आता है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। दंड और आज्ञा का पालन इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा है, हमने कहा कि हमने ये पढ़ा है कि बच्चा जो है इसमें कोई भी नैतिक विकास नहीं होता, यानी कि दंड और आज्ञा का पालन जो है वो किसी दंड के भय से वो नैतिक सही या गलत का चयन करता है, उसी हिसाब से वो आज्ञा का पालन करता है, यानी कि भय उसके ऊपर कुछ प्रेशर होते हैं, तो उसी हिसाब से वो सही या गलत का फैसला करता है। फिर आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि कोई फल की यानी कि कुछ पुरस्कार पाने की इच्छा से वो जो अपने फैसला ले सकता है। फिर आता है पुनिशमेंट एंड ओबीडियंस। छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं। गलत कार्य करने पर घर वालों की तरफ से दंड मिलता है, अच्छा कार्य करने पर किसी के द्वारा पुरस्कार या तारीफ मिलती है। इसमें क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में हमने यही पढ़ा है कि छात्र जो है सही या गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों का क्या व्यवहार रहता है उसके अनुसार करते हैं। गलत कार्य करने पर जैसे घर वालों की तरफ से दंड मिलता है, इसलिए वो उस हिसाब से जो है फैसला लेते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए। अच्छा कार्य करने पर उन्हें पुरस्कार मिलता है। सेल्फ एप्टीट्यूड और रिवार्ड एटीट्यूड में क्या है, छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य करने को अधिक फल प्राप्त हो सके। कि सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड में क्या होता है, बच्चा जिस काम में अपनी रुचि दिखाता है उसी के अनुसार वो अपनी आज्ञा का पालन करता है और उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है जिससे उनको अधिक फल मिल सके। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है। फिर आती है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज यानी कि हिंदी में क्या नाम था, रूढ़िगत नैतिक अवस्था। तो रूढ़िगत नैतिक अवस्था में क्या है, यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है, यानी कि बच्चा जब 10 से 13 वर्ष का होता है तो उस स्टेज को हम ये
उसे हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। ये छात्र वह कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त हो सके। ठीक है, उसमें क्या था, छात्र वे कार्य करते हैं जिससे उनको अधिक रुचि दिखाई देती है, यानी कि जिसमें उनको ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन इसमें छात्र वह कार्य करता है जिससे समाज में उनको अधिक सम्मान प्राप्त हो सकता है, यानी कि सम्मान पाने की, अपने रिस्पेक्ट पाने के लिए बच्चा कार्य करता है। इस अवस्था के भी 2 भाग हैं। कहा कि प्रत्येक अवस्था के 2 पार्ट हैं। जैसे कि इसमें 2 पार्ट कौन से हैं, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, यानी कि इसमें हमने ये पढ़ा है कि समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चा है, लड़का या लड़की है, वो क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, यानी कि दूसरों की नज़र में वो अच्छा बना रहे। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में क्या है, वह कानून के द्वारा जो भी नियम है, नीति है, उनको पालना करता है। जो भी कानून के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनके हिसाब से चलता है, यानी कि उनके आज्ञा का पालन करता है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज, भी हम कैसे कहते हैं। यह स्टेज 13 से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। इस अवस्था में छात्र नैतिक विकास में परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूरा उनका पूर्ण नैतिक विकास हो जाता है। 13 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता देने लगता है, यानी कि समाज में उसे किस हिसाब से रहना चाहिए, समाज के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसको वो प्रमुखता देने लगता है। इस अवस्था के भी 2 चरण हैं, जैसे सामाजिक समझौते की अवस्था, और फिर आता है सामाजिक समझौते की अवस्था में क्या है, सामाजिक कार्यों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझता है और छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाता है। यानी कि सामाजिक समझौते की अवस्था क्या आता है, कई बार उसे समाज में कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यों के प्रति अपना उत्तरदायित्व वो समझता है और समाज की नीति, जो समाज के द्वारा जो नीति उनका जो है नियमों का पालन करता है। वे सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल और कंसाइंस स्टेज। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णय का चयन करते हैं, यानी कि इस स्टेज में आकर के क्या होता है, उसका नैतिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, यानी कि सही और गलत का निर्णय वो ले सकते हैं बच्चे। उसमें छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता ले सकते हैं और छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। फिर है कॉन्क्लूजन। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बच्चों को सही निर्णय लेने में सहायता करता है, सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है, कि जो भी कोलबर्ग ने जो भी सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका जो शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके द्वारा जो बच्चे में क्या सही या गलत है, कौन से कार्य से करने चाहिए, उन सब का पता चल जाता है। तो इसलिए सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का जो है ये इसका सिद्धांत कार्य करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।